हेलो बच्चों, तो मैं भावेश्वर वापस आ गया हूँ लेकर अपना नया वीडियो। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सर्कल के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में और उन टर्म्स को हमने एक्टिविटी बोर्ड पे बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज से समझा था। इसी प्रकार आज इस वीडियो में हम सर्कल के थ्योरम्स के ऊपर क्लास 9th की जितनी भी थ्योरम्स हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम वो सब कवर करने वाले हैं और एक्टिविटी बोर्ड पे ये सब कुछ हम अपने हाथों से करके देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो सभी वैल्यू जिनकी हम बात करते हैं थ्योरम्स के अंदर, क्या वो एग्जैक्टली इक्वल होती भी है या नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी सबसे पहली थ्योरम। तो बच्चों, हमारी पहली थ्योरम कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी इसे हिंदी में हम कुछ इस प्रकार देखेंगे कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण अंतरित करती है। तो बच्चों, इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है। उस सर्कल के अंदर हमने दो इक्वल मेजरमेंट वाली कॉर्ड कंस्ट्रक्ट करी है। अब जब हमने इक्वल मेजरमेंट वाली कॉर्ड कंस्ट्रक्ट की है तो इस कॉर्ड का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों कॉर्ड्स के दोनों पॉइंट्स को हमने सेंटर से जब कनेक्ट किया तो हमने देखा कि हमें इस सर्कल के अंदर दो ट्राइंगल बनते हुए नजर आए। अब हम जानते हैं बच्चों की ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी वाली प्रॉपर्टी होती है और उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो बच्चों, हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में यानी थ्योरम में गिवन है कि हमारी दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल को ओ ए बी नाम दे दूं और एक ट्राइंगल को ओ सी डी नाम दे दूं, जैसे कि हमने क्या नाम दिया है, एक ट्राइंगल को ओ ए बी और एक ट्राइंगल को ओ सी डी नाम दिया है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और साथ ही में हम देख सकते हैं कि हमारी ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये सभी हमारी रेडियस हैं। हमने अभी पिछले वाले वीडियो में ही ये देखा है कि हमारी जितनी भी रेडियस होती है वो सभी सर्कल में कहीं पे भी बने वो आपस में बराबर होती है और इक्वल मेजरमेंट की होती है। तो अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि इन दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ओ ए बी और एक ट्राइंगल ओ सी डी में मेरा ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ओ ए जो है वो मेरा ओ डी के बराबर है और ओ बी जो है मेरा वो ओ सी के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। जब ऐसा कह दिया कि हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हुए, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के बराबर आएगा। किस कारण से आएगा बच्चों? बाय सीपीसीटी। बच्चों, सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अब मैं आशा करता हूं आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि क्या सच में जब एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स होती है तो जब हमारे जो ट्राइंगल्स बनते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है क्या उसकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम आती भी है या नहीं आती है। तो इसी चीज को हम हमारे एक्टिविटी बोर्ड पे चल के करके देखते हैं। तो बच्चों, हमारी थ्योरम कह रही है कि अगर एक सर्कल के ऊपर हम दो इक्वल कॉर्ड्स कंस्ट्रक्ट करें तो उन दो इक्वल कॉर्ड से जो सेंटर, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमारा आपस में बराबर आएगा। तो इसी बात को इस एक्टिविटी बोर्ड पे अगर करके देखें तो मैं दो रबर बैंड की मदद से इक्वल कॉर्ड बनाता हूं आपके सामने। अब आप देख सकते हैं कि ये दो हमारी इक्वल कॉर्ड है। इक्वल कैसे है बच्चों? जब मैं इस इंच टेप से नापता हूं तो मुझे पता है कि ये मेरी 28 सेंटीमीटर आ रही है और ये भी मेरी कितनी आ रही है बच्चों? 28 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमने दो इक्वल कॉर्ड तो कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हम क्या जानते हैं कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यहीं पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अगर हम सेंटर से कनेक्ट करें रेडियस की मदद से, तो आप देखिए मैंने दो रेडियस की मदद से इस कॉर्ड को सेंटर से कनेक्ट किया। तो अब हमने क्या देखा कि हमें एक सेंटर पे एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है दोनों तरफ से। एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां पे बन रहा है बच्चों। जब मैं D की मदद से इस एंगल को मेजर कर रहा था तो मेरे पास वैल्यू आ रही थी इसकी 106 डिग्री आ रही थी और इस एंगल की भी वैल्यू मेरे पास 106 डिग्री आ रही थी बच्चों। तो हमने क्या देखा कि जब भी दो इक्वल कॉर्ड्स बनती है तो उनसे बनने वाले एंगल सेंटर पे हमेशा आपस में बराबर आते हैं। तो बच्चों, अब जो हमारी अगली थ्योरम है वो पहली थ्योरम की हमारी कन्वर्स है यानी बिल्कुल विपरीत है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं बच्चों? हमने देखा था हमारी पिछली थ्योरम में अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी मदद से जो एंगल सेंटर पे बन रहे थे वो भी आपस में बराबर होंगे। अब ये थ्योरम हमें कह रही है कि अगर आपको गिवन है कि जो सर्कल पे जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं कॉर्ड की मदद से, अगर वो बराबर है तो क्या कॉर्ड की लेंथ बराबर होगी या नहीं, ये बताओ। तो इसे भी हम कैसे प्रूव कर देंगे बच्चों? वही हम सर्कल के अंदर पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल को, एक कॉर्ड बनाएंगे दोनों जिनकी लेंथ अभी हमें नहीं पता है। उन दोनों कॉर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम सेंटर से जोड़ेंगे। पर हमें ये पता है अब सेंटर से जोड़ने पे जो हमें एंगल मिले ये दोनों आपस में इनकी वैल्यू बराबर है।
तो अब हम क्या देख सकते हैं, एक ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल OCD के अंदर बाय SAS क्राइटेरिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OA हमारा जो है वो OC के बराबर है, OB जो है हमारा वो OD के बराबर है, और एंगल हमें गिवन है AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यहाँ पे हमें गिवन है। तो बाय SAS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल वापस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जो हमारी दोनों कॉर्ड है वो बाय CPCT आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपको सेकंड थ्योरम जो है वो भी समझ में आई होगी, और पहले जैसे आपको मैंने दिखाया थ्योरम 10.1 को एक्टिविटी बोर्ड पे करके, तो उसी से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरम की तरफ। बच्चों अब अगली थ्योरम हमें कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और इसी बात को अगर हम हिंदी में समझे तो कहती हैं कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसको कुछ इस प्रकार देख सकते हैं बच्चों, हमने क्या किया, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उस सर्कल के अंदर हमने एक कॉर्ड AB कंस्ट्रक्ट करी। इस AB कॉर्ड की डिस्टेंस हमने 6 सेंटीमीटर ली है, आप चाहें तो कितने भी ले सकते हैं। इस 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जब हमने सेंटर से यानी O पॉइंट से हमने इस AB कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट अस से वो परपेंडिकुलर का नाम हमने OM दे दिया। उस परपेंडिकुलर को जब हमने ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा कि ये परपेंडिकुलर हमारी इस AB कॉर्ड को दो इक्वल हाफ में बांट रहा था। उन दो इक्वल हाफ यानी AM की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर आ रही थी और MB की वैल्यू भी हमारी 3 सेंटीमीटर आ रही थी बच्चों। जब ऐसा हुआ तो अब हमको इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, वही पॉइंट A और पॉइंट B यानी स्टार्टिंग पॉइंट कॉर्ड के और एंडिंग पॉइंट कॉर्ड के, उसको हमने सेंटर O से कनेक्ट किया। जब हमने सेंटर O से कनेक्ट किया तो हमें वापस से दो ट्राइंगल बनते हुए नजर आए। पहला ट्राइंगल है हमारा OAM, दूसरा ट्राइंगल है हमारा OBM। यहाँ पे हमारी OM जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कॉमन आ रही है। तो हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारा सबसे पहले एक एंगल OMA और एंगल OMB आपस में बराबर होगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इन दोनों एंगल की वैल्यू हमारी 90-90 डिग्री आनी चाहिए। जब 90-90 डिग्री इन दोनों एंगल की वैल्यू आ रही थी तो हमने क्या कह दिया कि हमारा एंगल OMA हमारा एंगल OMB के बराबर है। साथ ही में हम कह सकते हैं कि हमारी जो OA है वो एक रेडियस हुई और OB जो है वो भी हमारी रेडियस हुई। तो ये दोनों लाइन भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हमने कहा कि OA हमारी OB के बराबर है, और हमने साथ ही में कहा कि हमारी OM जो है वो एक कॉमन लाइन है जो दोनों ट्राइंगल में आ रही है। जब ये दोनों ट्राइंगल में आ रही थी तो ये भी हमारी दोनों आपस में साइड बराबर हुई। तो हमने क्या देखा कि RHS ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल से, यानी राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, जहाँ पे हमारे एक राइट एंगल है, हाइपोटेनियस और साइड इन दोनों ट्राइंगल की आपस में बराबर है, तो इस रूल से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि हमारे साइड AM जो है वो साइड MB के बराबर होगी, यानी दोनों आपस में बराबर होगी। तो आपस में बराबर होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारी दोनों जो M हमारा OM जो लाइन है हमारा, जो M हमारा हुआ वो एक सेंटर पॉइंट हो गया जो हमें AB को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। अब इसी चीज को बच्चों हम एक्टिविटी बोर्ड पे करके देखते हैं। यहीं पे हम देखेंगे एक्टिविटी बोर्ड पे कि क्या उस कॉर्ड की वैल्यू आपस में इक्वल बाइसेक्ट हुई या नहीं हुई। आइए चलते हैं। तो बच्चों अब जो हमारी अगली थ्योरम है यानी जो हमारी थर्ड थ्योरम है वो हमें कह रही थी कि अगर एक कॉर्ड पे हम सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो इसे इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करती है। तो आइए देखते हैं बच्चों, मैं इस रबड़ की मदद से एक कॉर्ड जो पहले बनाई थी उतने ही सेंटीमीटर की कॉर्ड मैं वापस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, यानी जो हमारी 28 सेंटीमीटर की कॉर्ड थी वापस से मेजर कर देता हूँ एक बार मैं। तो बच्चों ये हमारी 28 सेंटीमीटर की कॉर्ड पे अब मैं सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन जब बना रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये इसे दो इक्वल हाफ में कट कर रही है, यानी ये हमारी 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर आ रही है। इसको प्रूव करने के लिए आपने बच्चों देखा था कि स्टार्टिंग पॉइंट को भी हमने सेंटर से कनेक्ट किया था और एंडिंग पॉइंट को भी हमने सेंटर से कनेक्ट किया था। जहां आप देख रहे थे कि दोनों रेडियस आपस में बराबर थे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे थे कि दोनों रेडियस आपस में बराबर थे, ये साइड कॉमन आ रही थी। और जब हमने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो हम डी की मदद से देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा दोनों 90-90 डिग्री का आ रहा है। तो बाय RHS क्राइटेरिया हमने ये प्रूव करा था कि ये दोनों साइड आपस में बराबर होगी, यानी इतनी साइड और ये वाली साइड हमारी आपस में बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस लाइन ने हमें इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया है। तो बच्चों अब अगली थ्योरम जो है हमारी वो लास्ट थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम है, यानी विपरीत थ्योरम है। बच्चों इस थ्योरम के अंदर हम क्या देखते हैं, ये थ्योरम हमें कहती है कि अगर हम एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड अगर वापस बना रहे हैं, यानी कॉर्ड हमने AB वापस ली, तो अगर कोई सेंटर पे से हम बाइसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करते हैं
तो वह लाइन जरूरी है कि वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट कर रही है, उस पे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगी। इसी चीज को समझने के लिए वही हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कॉर्ड के दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, यानी ए बी कॉर्ड के सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो हमें क्या मिला, हमें वही एक ट्राइंगल ओ एम ए मिला और एक ट्राइंगल हमें ओ एम बी मिला। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें बच्चों क्या पता है, हमें पता है कि ए एम जो है एम बी के बराबर है, इस बार हमें ये पता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय एस एस एस, एस 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 यानी साइड साइड कॉन्ग्रेंसी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे साइड 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 बच्चों, हमें पता है कि ओ ए और ओ बी रेडियस है आपस में, ए एम और बी एम हमें आपस में बराबर दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है यानी थ्योरम के अंदर गिवन है, और ओ एम जो है हमारी वो कॉमन आ रही है दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो बाय एस 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 हमारे क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी हमारा एंगल ओ एम ए जो है वो एंगल ओ एम बी के आपस में बराबर होगा। अब ये जब आपस में बराबर हुए तो कैसे 90 डिग्री के हुए, वो इस प्रकार हुए बच्चों की, एक लाइन ए बी के अंदर जब कोई हम लाइन बाहर से ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन उसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करती है, मतलब वो दोनों एंगल आपस में मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि ए बी जो कॉर्ड है हमारी वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री, दोनों को ऐड करने पे। और अभी हम जानते हैं कि हमारा ओ एम ए और ओ एम बी आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों का अगर जब मैं ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए, हम ओ एम बी को भी ओ एम ए बोल सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल हमारा ओ एम ए 180 डिग्री के बराबर आ गया। और ये 2 जब 180 डिग्री को कट कर देगा तो हमारे एंगल ओ एम ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। और जब हमारा एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी बराबर है तो दोनों की वैल्यू आपस में कितनी होगी बच्चों, 90 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया और आपने एक्टिविटी बोर्ड पे देख ही लिया है कि लास्ट थ्योरम में हमने जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी तो हमने आपको 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाया था वहाँ पे। और 90 डिग्री का एंगल जब बन रहा था, हमने जब कॉर्ड पे ड्रॉ की थी वो सेंटर से लाइन, तो ऐसे में वो लाइन उसको इक्वली बाइसेक्ट भी कर रही थी। तो ये थ्योरम आपको पूरी अच्छी एक्टिविटी बोर्ड पे समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली थ्योरम देखते हैं इस चैप्टर की। तो बच्चों अब अगली थ्योरम है हमारी, जो हमारी फिफ्थ थ्योरम है, वो हमें ये कहती है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसी बात को अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो बच्चों ये कहती है हमारी, 3 दी हुई असमरेखी बिंदुओं से गुजरने वाला हमारा केवल एक और एक ही वृत्त होता है। अब इस बात को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हम बच्चों कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया कि एक ऐसे 3 पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते हैं। अब इन 3 पॉइंट्स की मदद से केवल आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, एक से ज्यादा सर्कल आप चाहो तो भी ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आइए इस बात को समझते हैं बच्चों। इस बात को कुछ इस प्रकार से देखेंगे, मैंने एक अभी 3 पॉइंट पे आगे डायरेक्टली नहीं बढ़ते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट मैं लिया हूं। एक पॉइंट सपोज करो मैंने यहाँ पे पी पॉइंट लिया है, इस पी पॉइंट की मदद से मैं इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे, कितनी भी सर्कल आप ड्रॉ कर लो, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर को कर लो, एक 6 सेंटीमीटर कर लो, या कितनी भी इनफाइनाइट सर्कल आप बच्चों इस पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि अब इस पी पॉइंट से थोड़ी दूरी पे मैं एक क्यू पॉइंट लेता हूं जो कि एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाला पी क्यू भी हमारा इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकता है। इनफाइनाइट सर्कल कैसे करेगा बच्चों, लेट अस से पी क्यू एक बार किसी सर्कल का डायमीटर है, तो क्या पी क्यू उस एक कोई सर्कल का कॉर्ड भी तो बन सकता है कि जो एक सर्कल के अंदर लाइन आ रही है। ऐसे ही पी क्यू भी हमारे इनफाइनाइट सर्कल्स के अंदर इंस्क्राइब हो सकता है, यानी अंदर आने वाले पॉइंट हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक पॉइंट था तब भी इनफाइनाइट सर्कल बन रहे थे, 2 पॉइंट थे तब भी इनफाइनाइट सर्कल बन रहे थे। तो जो 3 पॉइंट्स, अब 3 पॉइंट 2 तरीके के हो सकते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। यानी कोलिनियर पॉइंट जो एक सेम लाइन पे आ रहे हैं। तो एक बार पहले कोलिनियर वाला केस देख लेते हैं। कोलिनियर वाले केस में क्या होता है बच्चों, अगर मैं पी क्यू लाइन को आगे बढ़ा दूं, लेट अस से पी क्यू लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया पॉइंट आर तक। अब इस पॉइंट पे आप क्या देख सकते हैं बच्चों, ऐसे पॉइंट पे केवल पी क्यू को ही ज्वाइन करने वाले सर्कल बन सकते हैं। अगर आप पॉइंट आर को भी साथ में ले लोगे तो ऐसा कोई सर्कल कभी बन ही नहीं सकता। या तो सर्कल पास होगा तो पी क्यू पॉइंट से ही होगा, ऐसे पी क्यू पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो जाएंगे, बट उस पॉइंट आर को आप बाहर की तरफ ही रखेंगे, बाहर की तरफ ही वो पॉइंट छोटा होगा। क्यों, क्योंकि वो उस पी क्यू लाइन को एक्सटेंड करके बना है। तो हम जब जानते हैं कि लाइन एक्सटेंड हो जाती है तो वो सेकंड कहलाती है, वो कोई भी सर्कल के बाहर ही बनती है। तो ऐसे में हमने क्या जाना कि अगर आप एक कोलिनियर पॉइंट बनाते हैं तो उस पे जो सर्कल पी क्यू पॉइंट पे बन रहे हैं, चाहे इनफाइनाइट सर्कल्स बन रहे हैं, तो वही सर्कल पी क्यू पॉइंट पे बनेंगे। आप आर के ऊपर कभी भी सर्कल, आर के ऊपर से निकलने वाला कोई भी सर्कल नहीं होगा।
अब ऐसे में इस आर पॉइंट को अगर मैं उठा के यहाँ से कहीं और इस लाइन से कहीं और दूर ले जाऊं, जो कि एक नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा फिर, यानी एक सेम लाइन पे नहीं आएगा, तो ऐसे में अब आप देखो बच्चों कि कैसे हम इन तीनों पॉइंट्स की मदद से केवल एक ही सर्कल बनाते हैं। अब आप क्या करिएगा, अब आप देखिए सबसे पहले जो पी क्यू पॉइंट था, तो पी पॉइंट को आर से ज्वाइन करें और क्यू पॉइंट को भी आप आर से ज्वाइन करें। जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे आर के साथ, तो अब आप क्या करें, सबसे पहले पी क्यू पॉइंट का और क्यू आर पॉइंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लेंगे कंपास की मदद से, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दोनों को कट करते हुए किसी एक पॉइंट पे आके टकराएंगे। लेट अस से वो पॉइंट हमारा ओ है। जब ये पी क्यू और क्यू आर को कट करते हुए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे जब टकरा रहे हैं, लेट अस से हमारा वो पॉइंट ओ है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो ओ पॉइंट है उसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से, पॉइंट क्यू से और पॉइंट आर से तीनों आपस में बराबर आएगी, यानी लेट अस से तीनों की डिस्टेंस 4-4 सेंटीमीटर आ रही है। जब आपने ऐसा देखा कि तीनों की डिस्टेंस 4-4 सेंटीमीटर आ रही है यानी बराबर आ रही है, तो आपके दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से तीन अलग अलग जगह की पॉइंट्स की डिस्टेंस अगर सेम आ रही है तो वो हमारे रेडियस की तरह दिखने लगेंगे। और जब हम उस पर से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 100% उन तीनों पॉइंट पे से एक सर्कल निकलेगा। और एक सर्कल के अंदर जब तीन लाइंस यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट से तीन अलग अलग जगह की लाइन की डिस्टेंस सेम होती है तो वो हमारा रेडियस कहलाता है। और जब तीनों सेम है तो ऐसे में केवल एक ही सर्कल बन सकता है, क्योंकि एक सर्कल के सभी रेडियस आपस में बराबर होते हैं। और यहीं अगर कोई लाइन अलग थोड़ी बड़ी होती तो वो कभी उस पॉइंट सर्कल पे आता ही नहीं। जैसे आप सपोज करो कि मैंने पॉइंट ओ पी और ओ आर को तो 4 सेंटीमीटर रखा, बट पॉइंट ओ क्यू को मैंने 6 सेंटीमीटर कर दिया, यानी थोड़ा बढ़ा दिया। तो ऐसे में हमारा सर्कल जो बनेगा वो सर्कल की शेप एग्जैक्टली रिंग लाइक नहीं आएगी, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी शेप हो जाएगी। तभी आपको समझ में आया बच्चों, जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से तीन अलग अलग जगह पे एक सेम डिस्टेंस की हमें दूरी मिल रही है, यानी सेम डिस्टेंस पे हमें एक वो तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, तो ऐसे में हमारा केवल और केवल एक ही सर्कल बनता है, क्योंकि वो सर्कल के सभी रेडियस कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब इसी थ्योरम को हम एक्टिविटी बोर्ड पे और अच्छे से समझते हैं कि जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस एक्टिविटी बोर्ड पे भी बनाएंगे और देखेंगे कि जब एक्टिविटी बोर्ड पे बनाने से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक जो हमें पॉइंट मिल रहा है, क्या उस पॉइंट की दूरी इन तीनों पॉइंट से क्या सेम रहती है या नहीं रहती है। आइए चलते हैं और देखते हैं। बच्चों इस थ्योरम में हम समझने वाले हैं कि अगर हमें एक यूनिक सर्कल बनाना हो तो वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मिनिमम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की मदद से बनता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉइंट है जो हमारा सेंटर है सर्कल का। इस पॉइंट को अगर मैं किसी से भी ज्वाइन करा दूं एक पॉइंट से, लेट अस से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन करा दिया तो एक लाइन बन गई मेरी। इस लाइन के अलावा इस पॉइंट पे ना आके, इस लाइन पे कहीं भी ना आके अगर कोई पॉइंट मेरा बाहर आता है, यानी जैसे कि मेरा ये पॉइंट है, तो अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है मेरी वो आपस में बराबर आएगी। कैसे बच्चों, ये भी मेरी 17 सेंटीमीटर आ रही है और ये भी मेरी 17 सेंटीमीटर आ रही है बच्चों। तो ऐसे में हमने क्या देखा कि हमारे ये दोनों सर्कल की क्या हुई, रेडियस हुई। और जब मैं किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करा सकता हूं ऐसे, जैसे किसी भी पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन कराऊं तो आप देखेंगे कि सभी पॉइंट की डिस्टेंस हमारी 17 सेंटीमीटर ही आ रही थी बच्चों। और एक यूनिक सर्कल तभी कहलाता है जब उसकी रेडियस हमेशा सेम हो। और बच्चों वो तभी पॉसिबल है जब काफी सारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स यानी असमरेखी बिंदु की डिस्टेंस सेंटर से सेम आती है, तो अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें एक यूनिक सर्कल मिलता है। अदरवाइज हम एक पॉइंट से यानी एक सिंगल पॉइंट से काफी इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, और एक लीनियर पॉइंट यानी जो एक ही लाइन पे आए उनसे भी हम काफी सारे सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अभी आपने इस वीडियो के अंदर 5 थ्योरम समझी, और बाकी बची हुई जितने भी थ्योरम्स है उन्हें हम अगले वीडियो में समझेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों कि हमने इन सभी थ्योरम्स को जैसा आपके बुक में गिवन है वैसे भी कवर किया है, और साथ ही में हमने उस एक्टिविटी बोर्ड के तरीके से आपको बहुत इंटरेस्टिंगली समझाया है, जिससे आप हमेशा लाइफ टाइम उन थ्योरम्स को याद रख सको। अब बच्चे हुए आगे के थ्योरम हम अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। मैं फिर मिलता हूँ आपसे।